1 अक्टूबर 2024 को जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट की अनाउंसमेंट करी तो यहाँ पे बहुत एक चर्चा का विषय बन गया डायरेक्ट टैक्स कोड। इसने एक नई बहस को जन्म दे दिया कि डायरेक्ट टैक्स कोड की रिक्वायरमेंट इस देश को क्यों है। कोई भी एक्ट, कोई भी रूल्स देश में तभी अप्लाई होते हैं जब उसके पीछे वाला जो एक्ट या रूल्स होता है वो कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है और वो पब्लिक एट लार्ज को एड्रेस करने में दिक्कत होती है। सेम इनकम टैक्स 1961 के साथ है, ब्रिटिश टाइम का इंप्लीमेंट किया हुआ एक्ट है। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए, इनफैक्ट हर बजट में इसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस होते रहे और ये लोगों की डिमांड के अनुसार और गवर्नमेंट की स्कीम्स के अनुसार चेंज होता रहा। लेकिन डायरेक्ट टैक्स कोड ये आज ही नई चर्चा का विषय नहीं बना है। इसका ड्राफ्ट 2009 में और 2010 में भी ऑलरेडी प्रपोज्ड हो चुका है। कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे भी ये प्रपोज हुआ था डायरेक्ट टैक्स कोड का ड्राफ्ट, जो कि इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया गया था। जाहिर सी बात है, कोई नया एक्ट आता है तो किसी के लिए वो अपॉर्चुनिटी होता है, किसी के लिए फायदेमंद होता है और किसी के लिए नुकसानदायक हो जाता है। सेम अगर आप 1 जुलाई 2017 को याद करो, जब जीएसटी लागू हुआ था देश में, तो कई सारे लोगों के लिए ये सिंप्लीफाई हो गया, अच्छा हो गया, और कई सारे लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाला रहा। जैसे कपड़ा व्यापारियों पे पहले वैट नहीं लगता था, लेकिन उन पे जीएसटी 5% लगने लगा। सेम इसी तरह से डायरेक्ट टैक्स कोड जो है वो कईयों के लिए फायदेमंद होने वाला है और कईयों के लिए ये दिक्कत पैदा करने वाला है, और ऐसा होता ही है। कभी भी पब्लिक एट लार्ज सबको आप खुश नहीं कर सकते। यही डायरेक्ट टैक्स कोड है जो कि कई सारे इश्यूज को रिजोल्व करने वाला है गवर्नमेंट के, पब्लिक के, और यही डायरेक्ट टैक्स कोड के थ्रू यहां पे सॉर्ट आउट करने की गवर्नमेंट सोच रही है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है, क्यों इंप्लीमेंट हो रहा है और क्या क्या चेंजेस हैं जो पब्लिक को यहां पे इफेक्ट करेंगे। सबसे पहले जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो है टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना। डायरेक्ट टैक्स कोड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर गवर्नमेंट का टारगेट है कि एटलीस्ट मिनिमम 7.5 से 8% लोगों से गवर्नमेंट टैक्स वसूल करे देश की टोटल पॉपुलेशन में। राइट नाउ ये नंबर 1% है। जी हाँ, जो सैलरीड क्लास है वो हमेशा ये बोलता रहता है कि सारा टीडीएस कट जाता है, सारा टीडीएस कट जाता है, तो वो 1% पॉपुलेशन का पार्ट है जो कि टैक्स दे रहे हैं। गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि इस नंबर्स को बढ़ा के इसको 7.5% किया जाए। जो सेकंड इसका की चेंज है वो है ये रेजिडेंशियल स्टेटस को एक नई डेफिनेशन देने वाला है। अभी तक क्या होता है रेजिडेंशियल स्टेटस में, आपके ROR रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की ये डेफिनेशन हुआ करती थी। लेकिन टैक्स पेयर अब केवल 2 ही तरीके से यहां पे क्लासिफाई हुआ करेंगे, ईदर रेजिडेंट और ईदर नॉन रेजिडेंट, और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और इस तरीके की कैटेगरी यहां डायरेक्ट टैक्स कोड में रिमूव हो जाएगी। अब यहां पे जो सेकंड मेजर चेंज आने वाला है, अभी तक क्या होता था, एक फाइनेंशियल ईयर होता था और एक असेसमेंट ईयर होता था। करंट अगर मैं बात करूं, अगर अभी अभी जो क्लोजिंग होके चुकी है 31 मार्च 2024 का, इसका फाइनेंशियल ईयर था 23-24 और इसका असेसमेंट ईयर था 24-25। तो ये टर्म्स भी यहां पे रिमूव होने वाली है, एलिमिनेट आने वाली है। अंडर द न्यू सिस्टम टैक्स पेयर विल ओनली रेफर टू द फाइनेंशियल ईयर व्हेन फाइलिंग, रिमूविंग द कंफ्यूजन असेसमेंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर के असेसमेंट को जो भी कंफ्यूजन होता है वो रिमूव होने वाला है। वो कंफ्यूजन बैंक वगैरह में जब हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो इस तरीके का कंफ्यूजन आता ही है, तो वो सारी चीजें यहां पे दूर होने आपकी जा रही हैं। कैपिटल गेन टैक्सेशन एक ऐसा टर्म्स है जो यहां पे सबको नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, जितने भी यहां पे इन्वेस्टर्स हैं।
लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बॉन्ड्स में, तरह तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनको कैपिटल गेन होता है। अब जब वो कैपिटल गेन होता है उसको हम दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं अभी तक, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता है तो टैक्स सेविंग भी हो जाती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में स्पेशल टैक्स रेट लगता है तो भी टैक्स सेविंग हो जाती है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स कोड में ये स्पेशल टैक्स रेट या इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म होने की संभावना है। यहां पे आपको जो टैक्स लगेगा वो नॉर्मल टैक्स स्लैब से लगने जा रहा है। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप 15 लाख रुपए तक कमा रहे हो तो आप 30% की टैक्स स्लैब में आते हो, तो आपको अपने कैपिटल गेन में भी आप फ्लैट 30% टैक्स पे करना पड़ सकता है अंडर द डायरेक्ट टैक्स कोड। तो ये एक इसका थोड़ा सा पॉइंट इसके अंदर मैंने बोला ना, कई सारे लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकता है और कई सारे लोगों के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। तो कैपिटल गेन एक ऐसा पॉइंट है जो सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत करने वाला है और इसकी वजह से आपको मार्केट में करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। अब अगर आप देखोगे इनकम की जो कैटेगरी होती है, जो इसके अंदर नेक्स्ट चेंज आने वाला है, इनकम की जो कैटेगरी होती है, अभी तक 5 हेड है इनकम के। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड द प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इनमें से जो इनकम फ्रॉम सैलरी वाला वो है हेड है, उसको चेंज करके एम्प्लॉयमेंट इनकम कर दिया जाएगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को चेंज करके इनकम फ्रॉम रेजिडुअरी सोर्सेस कर दिया जाएगा। ये था इसके अंदर टर्म्स चेंज का एक वो कि प्रोविजन यहां पे डल सकता है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट चेंज है वो एमएनसीज और फॉरेन कंपनीज और डोमेस्टिक कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर आप देखोगे, DTC will establish a single tax rate for both domestic and the foreign companies, making corporate tax compliance easier for the multinational। जो MNC कंपनीज होती थी उन पे ज्यादा टैक्स होता था, डोमेस्टिक पे कम होता था, वो सब भी खत्म होने वाली है पार्शियलिटी। चाहे डोमेस्टिक हो चाहे MNC हो, सब पे टैक्स रेट हमारा सेम रहेगा, सबके लिए इक्वल रहेगा। हम जब अपनी ITR फाइल करते हैं तो 80C इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह, लोन वगैरह का इंटरेस्ट अगर प्रिंसिपल पे करा है, तो 80D मेडिकल प्रीमियम अगर पे करा है, तो बहुत सारी HRA वगैरह की एग्जेम्पशन और डिडक्शन हम क्लेम करते हैं, जिससे हमारी इनकम रिड्यूस होती है। और अगर हमारा TDS डिडक्टेड है तो हमारा रिफंड बनता है, या अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी है तो वो कम टैक्स लायबिलिटी हमारी बनती है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स कोड में बहुत सारी करंट डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को रिमूव कर दिया जाएगा और टैक्स फाइलिंग को सिंप्लीफाई करने की यहां पे कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये था गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट टैक्स कोड है, उसका नेक्स्ट चेंज होने वाला है वो है एक्सपेंडेड टैक्स ऑडिट स्कोप। तो जो F&O ट्रेडर्स होते हैं या नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग या जो बिजनेसमैन है, जिनको एक सर्टेन टर्नओवर क्राइटेरिया अचीव करने के बाद ऑडिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वो लोग रेफर करते हैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपना ऑडिट कराने के लिए। ठीक है, गिवन केस में अभी तक एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट कर सकता है, लेकिन अब डायरेक्ट टैक्स कोड में ये बदल के ये पावर CS और CMA, जो कि हमारे कंपनी सेक्रेटरी होते हैं और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं, CS प्लस CMA को हम ये पावर गवर्नमेंट पावर देने वाली है। तो इन प्रोफेशनल्स के लिए ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ऑफ कोर्स CA प्रोफेशन के लिए ये एक नेगेटिव न्यूज है। रीजन बीइंग उनके पास कॉम्पिटिटर बढ़ जाएंगे। ओके, डायरेक्ट टैक्स कोड में जो नेक्स्ट चेंज होने वाला है CA/CS के ऑडिट पावर आने के बाद, वो होने वाला है ब्रॉडर एप्लीकेशन ऑफ TDS एंड TCS। अभी तक क्या होता है, कई सारी इनकम पे आज भी TDS नहीं लगता है। 30,000 रुपए से कम की पेमेंट पे आज भी TDS नहीं लगता है, लेकिन गवर्नमेंट ये इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है कि हर जनरेटेड इनकम पे TDS आपका लगे। तो TDS का जो होराइजन होता है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, हर चीज पे TDS कटेगा, चाहे पेमेंट कितने रुपए की भी हो। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए TDS डिडक्शन यहाँ का स्कोप यहाँ पे गवर्नमेंट बढ़ाने की सोच रही है। न्यू टैक्स सिस्टम विल रिक्वायर TDS एंड द TCS
on all forms of income to ensure regular contribution throughout the year। तो टीडीएस का जो स्कोप है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो चेंज आने वाला है डायरेक्ट टैक्स कोड के थ्रू अगर आ सकता है, द डीटीसी विल सिंप्लीफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, कंसोलिडेटेड द करंट 298 section into 319 sections with expanded schedules providing a more organized network। इसका मतलब है अभी तक 298 सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, ठीक है, उसको सेक्शन को बढ़ा के इसको मोर सिंप्लीफाई और यहां पे मोर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें ना पब्लिक का फायदा है, इसमें किसी का फायदा नहीं है एक्सेप्ट पॉलिटिकल पार्टीज। जितना भी चंदा आपको मिले, कुछ भी आपको मिले, आपकी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कोई भी टैक्स ना तो पहले था और ना ही डायरेक्ट टैक्स कोड में है। ये तो ऑब्वियस है, इससे किसी पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टी को भी दिक्कत नहीं होगी। व्हाइल द डीटीसी विल सीक टू एक्सपेंड रेवेन्यू कलेक्शन, इट विल कंटिन्यू टू एग्जेम्प्ट पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम द टैक्सेशन, ए पॉइंट दैट में स्पार्क डिस्कशन अमंग टैक्स पेयर्स। तो टैक्स पेयर्स को ये चीज बुरी लग सकती है कि भाई अगर नॉर्मल चैरिटेबल ट्रस्ट है या नॉर्मल पब्लिक है उस पर इतना सारा टैक्स और पॉलिटिकल पार्टीज पे टैक्स क्यों नहीं, तो ये चीज स्पार्क कर सकती है। लेकिन लेट्स सी क्या होता है, अभी ये केवल ड्राफ्ट ही है। तो डायरेक्ट टैक्स कोड के ये सारे प्रोविजन इंप्लीमेंट हो सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोविजन है जो डायरेक्ट टैक्स कोड में हम देख सकते हैं। दीज आर द मेजर चेंजेस जो हमें देखने को यहां पे मिल जाएंगे। ये सिंप्लीफाई होता है या कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये तो तभी पता चलेगा जब ये एक्ट पास हो जाएगा हमारे संसद में, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर ये चर्चा का विषय बना है तो डायरेक्ट टैक्स कोड किसी के लिए लाइक अपॉर्चुनिटी है और किसी के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसमें दोनों ही चीजें हैं। आप लोग अभी अवेयर हो गए होंगे डायरेक्ट टैक्स में आने वाले मेजर चेंजेस से। होप यू लाइक द वीडियो, आपके डाउट सोल्व हुए हो। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।